नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 14 प्रैक्टिस सेट यानी कि 1 से 14 तक के जो प्रैक्टिस सेट है उनको कम्प्लीटली पूरा जो हम कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। ये आपका इस बुक का लास्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसका एक पार्ट आपका आ चुका है, ये उसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, एक चीज़ आज क्या है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस रहेगा, अगल बगल कुछ काम वगैरह हो रहे हैं, तो जो बैकग्राउंड है उसके नॉइस के लिए सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? 1, 2, 3 या अनेक? तो देखिए, जो आपका निर्धनता मापन है इसके लिए कितने आधार होते हैं? इसके लिए जो आधार हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? देखिए, जो विद्वान है उन्होंने गरीबी रेखा का जो उल्लेख है, जो गरीबी का उल्लेख है, वो 2 तरह से किया है। एक होती है आपकी पूर्ण निर्धनता और एक होती है सापेक्ष निर्धनता। पूर्ण निर्धनता का मतलब होता है कि व्यक्ति के पास जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसकी वो ही नहीं है। ठीक है, और सापेक्ष निर्धनता का मतलब होता है कि आप किसी से कंपेयर करके गरीब हैं, मतलब कि आप किसी की तुलना में गरीब हैं या आप किसी की तुलना में अमीर हैं। ठीक है, तो सापेक्ष का मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य मादक पदार्थों के उच्चतम खपत के लिए जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरला या मिजोरम? केरल होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, तो कौन सा राज्य है जो मादक पदार्थों के उच्चतम खपत के लिए जाना जाता है? तो ये है आपका पंजाब। ये आपको याद भी आ रहा होगा, उड़ता पंजाब। ठीक है, मूवी आई थी इस पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? परम निर्धनता, सांस्कृतिक निर्धनता, व्यक्तिनिष्ठ निर्धनता या बाह्यता मूलक निर्धनता? कौन सी है? तो देखिए, जो जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है, ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए, परम निर्धनता। ठीक है, देखिए, एक ऐसी दशा जिसमें सामान्यतः भौतिक किंतु कभी कभी सांस्कृतिक साधनों का अभाव भी होता है, उसे गरीबी कहते हैं। परंतु जब कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी साधनों का अभाव हो जाता है तो वह परम निर्धनता यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि परम निर्धनता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किसने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया है? किसने? अगस्ट कॉम्ट ने, बेंजामिन किड ने, एल.टी. हॉबहाउस ने या टेलकॉट पार्सन्स ने? किसने बताया है? तो ये आपका बताया है ऑप्शन नंबर ए। किसने? ऑप्शन नंबर ए आपका अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, देखिए, जो प्रत्यक्षवाद है आपने सुना होगा, प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जो जन्मदाता हैं ये अगस्त कॉम्ट को कहा जाता है। और अगस्त कॉम्ट को क्या कहा जाता है? एक अन्य चीज, इनको कहा जाता है समाजशास्त्र का पिता। ठीक है, देखिए, अगस्त कॉम्ट ने ही सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी और उन्होंने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचाया है। ठीक है, वहां तक उसकी पहुंच बताई है। देखिए, अगस्त कॉम्ट के बारे में आपको 2-3 जो मोटी मोटी चीजें वो याद रखनी है कि ये प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता थे, इनको समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है और इन्होंने ही सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है? धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत या संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत? कौन सा है इसमें सीखने का सिद्धांत? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण का सिद्धांत। ठीक है, देखिए, सामाजिक नियंत्रण मतलब सामाजिक नियंत्रीकरण समाजीकरण का ही भाग है। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया भी क्रियाशील रहती है, अतः सीखने का सिद्धांत नियंत्रण का सिद्धांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन सा अलग है? जूलियन स्टीवर्ट, ए कॉम्ट, के मार्क्स या सेंट साइमन? कौन अलग है इनमें से? तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन के जो सामाजिक विचारक हैं इसमें ए कॉम्ट यानी कि अगस्ट कॉम्ट, के मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स और सेंट साइमन आदि आते हैं, जबकि ये जो आपके ऑप्शन नंबर ए हैं, जूलियन
स्टेवार्ड, ये जो आपके जूलियन स्टेवार्ड हैं, ये क्या है, ये नव उद्विकासवादी हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सामाजिक परिवर्तन के विचारक नहीं हैं, ये क्या है, ये नव उद्विकासवादी हैं, ठीक है। देखिए जूलियन स्टीवर्ड ने उद्विकास के एक मार्गी सिद्धांत के स्थान पर बहुमार्गी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। देखिए आपसे जूलियन स्टीवर्ड का भी पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्विकास के एक मार्गी सिद्धांत के स्थान पर बहुमार्गी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो आपका आंसर होगा कौन सा, जूलियन स्टीवर्ड, ठीक है। और जो बाकी आपके तीनों हैं, ये क्या है, ये सामाजिक परिवर्तन के क्या है, सामाजिक विचारक हैं, जबकि ये जो जूलियन स्टीवर्ड हैं, ये हैं आपके नव उद्विकासवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है, इस सामाजिक परिवर्तन के प्रतिपादक हैं कौन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या अगस्त कॉम्ट। देखिए क्रांति आते ही, अगर आप लोग का बैकग्राउंड सोशियोलॉजी है या गृह विज्ञान इस तरह की भी चीज़ें, तो आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा ज़रूर होगा, ठीक है। अगर आपका नहीं भी बैकग्राउंड है तो भी आपने अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी होंगी। अभी जब जेएनयू वाली सब चीज़ें हुई थी, जेएनयू वाला जब वो हुआ था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब वाले जब चीज़ें हुई थी, तब भी ये सब टॉपिक बहुत हाईलाइटेड थे, बहुत हॉट टॉपिक्स थे। तब भी आपको ये चीज़ें पता होंगी कि अगर सामाजिक क्रांति की बात आती है, क्रांतिकारी परिवर्तन की बात आती है, तो सबसे पहले किसका नाम आता है, कार्ल मार्क्स का नाम आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के वर्ग संघर्ष सिद्धांत से संबद्ध समाजशास्त्री हैं और इनका विचार था कि संपूर्ण संरचना में परिवर्तन क्रांति के द्वारा ही आता है, ठीक है। कौन होगा, बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है आपका, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसने आप लोगों में से सारी वीडियोस देखी होंगी उसको पता होगा, ठीक है। तो कौन सा है आपका, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ओ स्पेंगलर या ई.टी. टायलर। तो कौन है, तो देखिए आपको याद आ रहा होगा कि कौन है इसका, जो विश्व की 8 संस्कृतियों का जिसने अध्ययन किया था और उसके आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था, ये है आपके ओ स्पेंगलर, ठीक है। ओ स्पेंगलर ने विश्व की 8 संस्कृतियों का अध्ययन किया, मतलब 8 अलग अलग संस्कृतियों का, कि उनकी क्या, उनका खान पान है, क्या उनका रहन सहन है, क्या उनका पहनावा है, क्या उनके यहाँ प्रथाएं प्रचलित हैं, वो किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, किस तरह से रहते हैं, उनका जो मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, हर तरह से। और उसके आधार पर इन्होंने सामाजिक जो परिवर्तन है, जो सोशल चेंज होता है, उसका क्या दिया था, चक्रीय सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पेंगलर ने अपनी किस पुस्तक में जो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है ये दिया था, तो ये आपका दिया था, इनकी पुस्तक का नाम था, ये भी आपको बताया जा चुका है, पुस्तक का नाम था द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, ठीक है। क्या नाम है पुस्तक का, पुस्तक का नाम है द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट। ओ स्पेंगलर ने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन का जो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था, ये दिया था अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं क्या, उद्विकास, आंदोलन, प्रगति या विकास। तो जो योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन होता है उसको कहते हैं हम प्रगति, ठीक है। देखिए प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित दिशा को दर्शाती है। प्रगति में समाज कल्याण या सामूहिक हित की भावना छिपी होती है जो योजनाबद्ध तरीके से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो प्रगति है ये आपका मतलब एक सिस्टमैटिक, एक क्रम में सीधी गति में परिवर्तन होता है, यानी कि इसके लिए जो आपने पहले से चीजें प्लान की होती हैं, बनाई होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी नई क्लास में पहुंचे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10th से 11th में जाता है, तो वो उसकी पूरी योजना बनाता है ना कि एक साल कैसे पढ़ना है, क्या करना है ना, तो इस तरह की चीजें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की, ऊर्जा की, लौह तत्व की या प्रोटीन और प्लस ऊर्जा की। तो मरासमस रोग किसकी कमी से होता है,
देखिए जो आपका मेरास्मस रोग है ये होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से। ठीक है, देखिए जब बालकों में आहार में कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन की कमी हो जाती है तो जो मेरास्मस रोग है ये हो जाता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है और 1 साल से कम वर्ष के बच्चों में अधिक देखा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो रोग है ये हो तो किसी भी आयु वर्ग के लोग को सकता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये रोग सबसे ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वाइन फ्लू फैलता है किससे? H1N1 से, N2H2 से, N2N1 से या N1H1N2 से, किससे फैलता है? तो देखिए अभी जब स्वाइन फ्लू वगैरह फैलता है तो जब बीच में भी कुछ सालों पहले जब स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा फैला था तो बहुत मतलब बिल्कुल हाईलाइटेड था, हर न्यूज़पेपर में हर दिन में 4 जगह पे निकलता था H1N1 फैला है, टीवी पे, रेडियो पे, जितनी भी मतलब संचार के माध्यम है सब पे एड्स आते थे कि आपका क्या है, जो स्वाइन फ्लू है वो H1N1 से फैलता है। तो होपफुली आप सभी को ये पता होगा। ठीक है, देखिए जो स्वाइन फ्लू है ये H1N1 से फैलता है और स्वाइन फ्लू के लक्षण भी सामान्यतः इन्फ्लुएंजा के लक्षणों की तरह ही होते हैं। इसमें बुखार, तेज ठंड लगना, गला खराब हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, तेज सिर दर्द होना, खांसी आना आदि लक्षण क्या होते हैं, ये जो आपका स्वाइन फ्लू है ये इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, आपसे स्वाइन फ्लू के लक्षण भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए दिमाग में रखिएगा। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप पढ़ते हुए साथ ही साथ क्या करते जाएं, छोटे छोटे अपने नोट्स बनाते जाएं। देखिए नोट्स बनाने से क्या होता है, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसको जब आप अपनी भाषा में समराइज कर लेते हैं, है ना, आपका दिमाग उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा याद रख पाता है जो चीज़ें आपने अपने माइंड में खुद से प्रोसेस की होती हैं। आपको किसी का सुना हुआ, किसी का पढ़ाया हुआ मतलब एक लिमिट तक याद रहता है, लेकिन जब आप किसी मतलब वही चीज़ खुद से एक बार सोच कर बैठ कर टाइम देकर लिख लेते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक बैठ जाती हैं। ठीक है, और नोट्स बनाने का दूसरा फायदा ये है कि जब आपका एग्जाम एकदम पास आ जाता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक 200 पेज की बुक को या 400 पेज की बुक को पूरा पलट कर देख पाएं, या आप किसी एक लेक्चर, मैराथन जो भी हैं उनको देख पाएं। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, यूट्यूब हो गया या कुछ भी हो गया, ये सिर्फ आपकी पढ़ाई में सहायक है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी है इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, ना कभी होगा, क्योंकि जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं वो आपके दिमाग में क्या है, जोर पड़ता है, आप उन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसीलिए उन चीज़ों को आप भूलते नहीं हैं, और आप लास्ट टाइम पे वही जो नोट्स हैं उन्हीं को अगर आप 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो वो आपका किसी भी चीज़ से ज़्यादा यूजफुल साबित होता है आपके लिए। ठीक है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है? औद्योगिकरण का, व्यक्तिवादिता का, उच्च शिक्षा का या उपर्युक्त में से सभी का? तो देखिए जो आपका व्यक्तिवादिता है ये परिवार का स्वरूप बदलने का सबसे बड़ा जो है आपका रीजन है। ठीक है, देखिए व्यक्तिवादिता से क्या है कि आजकल हर आदमी को अपनी क्या चाहिए, पर्सनल लाइफ चाहिए, प्रिवेसी चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले संयुक्त परिवार होता था, हर चीज़ें क्या थी, मिलजुल के होती थी। अब क्या है, एक इसका रीज़न औद्योगिकरण भी है, क्योंकि भाई देख लीजिए, मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, गांव में एक संयुक्त परिवार है, वहाँ पर मतलब बेटा बेटी कोई भी अगर उसने बीटेक किया या कोई भी ऐसी प्रोफेशनल चीज़ पढ़ी, ठीक है, उसके बाद जो उसको जो जॉब मिलेगी वो तो भाई गांव के बाहर ही मिलेगी ना, किसी बड़े शहर में ही मिलेगी ना, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पर मूव कर जाएगा, फिर धीरे धीरे जो उसकी फैमिली है वो भी वहीं पर मूव कर जाएगी, और जो संयुक्त परिवार था वो 2 अलग अलग न्यूक्लियर फैमिली में टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या है, परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, ये किसका प्रभाव है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवादिता के परिणाम स्वरूप परिवार का जो स्वरूप है आजकल तेजी से बदल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है सामाजिक अपेक्षाएं, संस्कृति, सीखना या प्रेरणा, किससे किया जाता है? तो देखिए विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है आपका सामाजिक अपेक्षाओं से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1953 में या
1955 में। देखिए भारत में जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम है ये आपका शुरू हुआ था 1952, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए परिवार नियोजन आधुनिक युग का नियोजन का युग कहलाता है। साधारणतः नियोजन का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से होता है जिससे कुछ निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और इन लक्ष्यों को एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है 8 से 9 के बीच, 5.5 से 6.5 के बीच, 5.5 से कम या 6.5 से 7.8 के बीच में। तो ये कब होता है? देखिए मुंह का पीएच जब 5.5 से कम होने लगता है तो क्या होता है, दांतों का जो सड़न है, दांतों का जो क्षय है, उनका टूटना है, ये प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में गर्भाशय किसकी तरह दिखता है? ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल अनराइप पियर, छोटा अधपका नाशपाती, लार्ज ऑरेंज यानी कि बड़ा संतरा, साइज ऑफ ग्रेप अंगूर के आकार का, या क्रिकेट बॉल क्रिकेट गेंद किसके तरह दिखता है? तो ये आपका दिखता है ऑप्शन नंबर बी, लार्ज ऑरेंज यानी कि बड़े संतरे की तरह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छाती के आघात के दौरान सुनी जाने वाली मंद ध्वनि किसकी उपस्थिति के कारण होती है? द्रव्यमान की, तरल पदार्थ की, हड्डी की या हवा की? किसकी उपस्थिति के कारण होती है? देखिए छाती के आघात के दौरान सुनी जाने वाली जो मंद ध्वनि है ये द्रव्यमान की उपस्थिति के कारण होती है। किसकी? ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान की उपस्थिति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है गर्भाशय में बैंडल रिंग आमतौर पर किसके दौरान होती है? अवरोधित प्रसव, प्लेसेंटा प्रेविया, गर्भाशय का उल्टा होने पर या सामान्य प्रसव में? तो ऐसा कब होता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अवरोधित प्रसव। देखिए जो बैंडल की रिंग है जिसे पैथोलॉजिकल रिस्ट्रक्शन रिंग के रूप में भी जाना जाता है, यह मानव गर्भाशय के दो खंडों के बीच का असामान्य जंक्शन है जो अवरोधित प्रसव से जुड़ी जो दूरी को संकेत करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट देखिए, ये है ये आपका थेरग्लिप्स शब्द किसने प्रतिपादित किया था? थेरग्लिप्स शब्द प्रांग ने, गिलब्रेथ ने, डनमान डब्ल्यू रॉस ने या मुंडल ने? किसने किया था? तो ये जो आपका शब्द है ये आपका प्रतिपादित किया था गिलब्रेथ ने। किसने किया था? ये आपका किया था गिलब्रेथ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को किसने पहचाना? हेरे नस्टिन ने, इवान पॉवलोव ने, स्किनर ने या प्रक्षेपण ने? किसने पहचाना? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये प्रक्षेपण नहीं, वो कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आपकी आचरण प्रक्रिया है इसका शास्त्रीय अनुकूलन को किसने पहचाना था? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, इवान पॉवलोव ने। किसने? इवान पॉवलोव ने। देखिए जो शास्त्रीय अनुकूलन है इसका मतलब है क्लासिक कंडीशनिंग। ठीक है, और आचरण जो प्रक्रिया है इसका मतलब है बिहेवियरल प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? शिक्षा समस्या का, स्वास्थ्य समस्या का, आवास समस्या का या यौन उत्पीड़न समस्या का? किसका होना चाहिए? देखिए होना तो सभी का चाहिए। ठीक है, ये जो चारों ही समस्याएं होना तो सभी का पूर्ण उन्मूलन चाहिए, लेकिन क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मतलब जो सबसे प्रायोरिटी में खत्म होनी चाहिए वो कौन सी है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, यौन उत्पीड़न समस्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए क्या? चावल, आटा, घी या आलू? क्या है ये? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए चावल।
देखिए प्रत्येक वर्ष फसल के समय चावल खरीद लेना चाहिए। देखिए विश्व उत्पादन का 85% चावल चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान व जापान आदि देशों से प्राप्त होता है। छिलका युक्त चावल धान कहलाता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि छिलका युक्त चावल क्या कहलाता है, तो जो छिलका युक्त चावल है ये धान कहलाता है। अच्छा, हम लोग तो इंडियन है भाई, देसी लोग हैं, तो हम लोग को ये चीज़ें तो पता ही होती हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब विलेज वगैरह से बिलोंग करते होंगे, तो उनके लिए तो ये चीज़ें रोज़ का देखना है। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा। देखिए चावल में लगभग 90% कार्बोहाइड्रेट, 8 से 10% प्रोटीन, 1% वसा और 1% खनिज होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में पोषण से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि चावल में लगभग 90% कार्बोहाइड्रेट, 8 से 10% प्रोटीन, 1% वसा और 1% खनिज लवण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका आनुवंशिकी पदार्थ में परिवर्तन डैश में परिणित होता है। उत्परिवर्तन, गुण, चक्र या कोशिका। तो ये क्या है, देखिए आनुवंशिकी परिवर्तन में जो परिवर्तन है ये किस में होता है, ये होता है आपका कोशिका में, यानी कि सेल में। ठीक है, जो आपका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें क्या किया जाता है, ये जो आपका आनुवंशिकी है इसमें क्या किया जाता है, जो आपकी कोशिकाएं हैं उन्हीं में परिवर्तन किया जाता है, इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जो आपका आनुवंशिकी पदार्थ में परिवर्तन है ये कोशिका में परिणत होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रारंभिक किशोरावस्था का समय है 8 से 12 साल, 10 से 12 साल, 12 से 15 साल, 11 से 17 साल या 8 से 12 साल। ये भी आपका रिपीटेड है, आपको किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था कई बार बताया जा चुका है प्रैक्टिस सेट में। तो जो आपका प्रारंभिक किशोरावस्था है इसका जो वर्ष होता है आपका, होता तो जो मतलब जो स्टैंडर्ड जो टाइम लिया जाता है वो तो लिया जाता है 13 से 16। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन 13 से 16 नहीं है, तो जो सबसे उसके नियरेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 12 से 15। ठीक है, देखिए जो प्रारंभिक किशोरावस्था है होती तो वो 13 से 16 वर्ष तक की है, लेकिन यहाँ पर आपका 13 से 16 नहीं है, तो उसका जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है 12 से 15 ये आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जो प्रारंभिक किशोरावस्था है वो 12 से 15 साल वर्ष की अवस्था कहलाती है। और जो उत्तर किशोरावस्था है, ठीक है, वो क्या है, इसके बाद से, यानी कि जैसे ही प्रारंभिक किशोरावस्था खत्म होती है तब से लेके 18 वर्ष की अवस्था तक आपकी उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। देखिए किशोरावस्था तीव्र उतार चढ़ाव की अवस्था है। ठीक है, इसमें बालक में जो आपके शारीरिक, मानसिक और संवेगों में सबसे अधिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रारंभिक किशोरावस्था का समय है ये हो जाएगा आपका 12 से 15 वर्ष। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब इस बुक में, इस सीरीज में आपके सिर्फ 2 वीडियोस बचे हैं, उसके बाद ये आपकी पूरी सीरीज 15 प्रैक्टिस सेट की कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो में आपके 51 से 75 तक के क्वेश्चन और उसके अगले वीडियो में 76 से 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे और ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस सीरीज को ही अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं और जितनी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उनके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो विश्वास कीजिए आपके लगभग 50% क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराए गए, सिर्फ एमसीक्यू नहीं कराए गए हैं, बल्कि उनका आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है। ठीक है, और आपको इन्फॉर्मेशन कई बार दी जा चुकी है क्या कि इस सीरीज के कंप्लीट होने के जस्ट बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको मुख्य सेविका के सिलेबस में जितने भी पॉइंट है पूरी की थ्योरी, जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे 1 लाइनर क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए जितना करंट की ज़रूरत है, कि जितना करंट अपडेट करने की ज़रूरत है वो आपका करंट अपडेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आपने ये जो आपको सीरीज़ कराई गई है प्रैक्टिस सेट की और वो सीरीज़ दोनों कंप्लीट कर ली तो आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, इधर उधर की अफवाहों में कि मुख्य सेविका कोर्ट में चला गया है, भर्ती लटक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आपकी भर्ती जो प्रक्रिया है बहुत जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसके बाद आपकी जो भर्ती प्रक्रिया जिस प्रकार से होनी थी वैसे ही होगी। देखिए इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसका सिलेबस बहुत छोटा है और बाकी एग्जाम्स के कंपेयर में इसमें जो सिलेक्शन लेना है वो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है,
अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।